चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I am back again. Actually, we are back again with another very interesting episode of Sayyadaat Global Talk Show. और आज मेरे साथ ये आइल्स नगेट्स की आशा असलम है, जो कि नई मेहमान नहीं है हमारे पास माशाल्लाह से। हमारे प्रोग्राम्स प्रीवियस काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम्स हमारे साथ माशाल्लाह से वो करती रही हैं। आज भी उम्मीद है कि हम इनके ज़रिए से एक अच्छा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल प्रोग्राम ही करेंगे। जी आयशा, वेलकम अबॉर्ड, वेलकम टू द शो। Assalamu alaikum, everybody, and thank you so much once again, Ibrahim, for inviting me. It's always a pleasure. हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है आके और आपसे बात करके, ऑडियंस से बात करके और अपना इनसाइट शेयर करके और लोगों से भी सीख के जो हमें क्वेरीज मिलती हैं बाद में और जो क्वेश्चंस आते हैं, आई थिंक दोज आर रियली इंपॉर्टेंट दैट वी गेट टू लर्न फ्रॉम दोज एज वेल। और आज का टॉपिक भी थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज़ यू नो यू हैव बीन इनवाइटिंग मी मोस्टली फॉर इस्लामिक टॉक्स, सो मे बी लोग मुझे नहीं जानते हवाले से कि मैं बच्ची इंग्लिश में बोल लेती है, बच्ची इंग्लिश में बोल लेती है, बच्चे अंग्रेजी बोलती है, अंग्रेजी पढ़ाती है, सो आई थिंक दैट माइट बी लाइक अ डिफरेंट एंगल ऑफ माय पर्सनालिटी कमिंग आउट टू लाइट मे बी। तो maybe you want to like अगर आप वो भी इंट्रोड्यूस कराना चाहती हैं साइड तो you're more than welcome, आप करा सकती हैं। otherwise maybe yes, I was thinking of starting from here actually. सबसे पहले तो दो सवाल पूछूंगी। एक तो ये कि ये जो आइल्स नगेट्स हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, कैन यू एलैबोरेट ऑन दिस कि आपको इसकी जरूरत पेश क्यों आई, बनाया क्यों, इसका क्या, इसका सीन क्या था पीछे से। और दूसरा ये कि अंग्रेजी के बारे में हम आज इस दफ़ा हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, और राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सवाल मेरा यही होगा कि ये बताओ कि इंग्लिश इतनी ज़रूरी क्यों है? क्या जो अंग्रेज हैं, गोरे हैं, क्या वो उर्दू बोलते हैं? गुड वन। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सदरी वस्सिल अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, पहले आई थिंक पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन के आइल्स नगेट्स की क्या स्टोरी है। द स्टोरी इज दैट कोविड दौर हमें याद होगा सबको, अल्लाह माफ करे। अच्छा बुरा सबको, खट्टा मीठा सबको याद है। तो बेसिकली आई वाज टीचिंग एट पंजाब यूनिवर्सिटी और मैंने जब मैं इन 2017 आई मूव्ड फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू पाकिस्तान। तो जब मैं यहाँ मूव किया मैंने, तो obviously it was like sort of starting life from scratch once again because I had spent almost 18 years in Saudi. तो मुझे पाकिस्तान में काम करने का और यहाँ पे I really literally had no networking as such. I had no experience. तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गई and they were basically in the in the middle of creating a new department. वहाँ पे एक new department बना रहे थे वो, और I just dropped my resume there और मैं आ गई। तो नेक्स्ट यानी 1 महीने के बाद लोगों ने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू कम, वी वांट टू टॉक टू यू। एंड सो करते कराते हुआ ये कि आई एंडेड अप इंट्रोड्यूसिंग आईएलटीएस प्रोग्राम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एट पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मैंने पूरा प्रोग्राम बनाया आईएलटीएस का और मैंने वहां पे इंट्रोड्यूस करा दिया और स्पोकन इंग्लिश के साथ में करवाए कुछ प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस। फिर मैं वहां पर 3 साल तक पढ़ाती रही यही आईएलटीएस के डिफरेंट प्रोग्राम्स। मैंने बहुत बैचेस वहां पे निकाले, अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर्स भी आए बच्चों के, मतलब स्टूडेंट्स के, लाइफ स्किल्स में, आईएलटीएस एकेडमिक जनरल बोथ। तो फिर कोविड हो गया। फिर क्या हुआ कि वो भी ऑनलाइन चले गए, पीयू वाले भी ऑनलाइन गए इवेंचुअली। आपको पता है पूरी दुनिया ऑनलाइन हो गई थी। एंड देन जस्ट वन डे, कोविड से कुछ महीने, 1-2 महीने पहले ना, मैंने ऐसे ही एज एन एक्सपेरिमेंट ऐसे ही बैठे बैठे लोगो बनाया, नाम सोचा, I was like nuggets जो होता है ना, it's very small nugget and people love nuggets because छोटे होते हैं। और हमारे रिसर्च के एरिया में भी, because I'm a researcher as well, linguistics मेरी फील्ड है, तो nuggets बहुत ना एक उस टाइम, उस जमाने में, यानी कुछ सालों पहले बहुत इन टर्म थी, यानी एक वर्ड बहुत इन था, हर कोई यूज करता है, nuggets, bites। तो मैंने कहा चलो आईएलटीएस nuggets, मैं छोटा छोटा लोगों को ना इन्फॉर्मेशन दूंगी फॉर फ्री और आई जस्ट वांट टू हेल्प पीपल। इस तरह स्टार्ट हो गया। जब कोविड हो गया, पीयू भी ऑनलाइन चला गया, मैंने कहा अरे ये तो हम कुछ कर सकते हैं ऑनलाइन भाई इसको। तो इवेंचुअली करते कराते आई क्रिएटेड सम ऑनलाइन कोर्सेज एंड आई जस्ट लॉन्च्ड देम बहुत ही मिनिमल प्राइस के ऊपर। एंड ऑनेस्टली इनिशियली प्राइस इसीलिए रखी थी सो दैट पीपल विल बी सीरियस।
आपको पता है हर कोई आता है कहता है हमने आइल्स करना है, लेकिन पढ़ना नहीं है। मतलब लोग आते हैं, दे जस्ट डोंट वांट टू वर्क हार्ड, वो कहते हैं हमें किसी तरीके से बैंड स्कोर मिल जाए और हम बस कनाडा चले जाएं, हम इधर चले जाएं, हम ये कर लें। तो अच्छा, आई आइल्स जस्ट की वांटेड टू जरूरत मेक जो इट है ये इजियर। सिर्फ अब्रॉड जाने के लिए आइल्स की जरूरत पड़ती है, अगर कनाडा वगैरह जाने के लिए होती है, या इसकी और भी कोई इम्पोर्टेंस है? So basically, IELTS is just an English proficiency test, and it's internationally recognized. It's one of the most prestigious English language tests. इसके अलावा भी अब तो होते हैं मार्केट में और भी आगे, जैसे PTE है, ड्यूलिंगो है, टोफल सबको पता ही है अमेरिकन टोफल, साइड पे जो चलता है। इसका इशू ये है आईएल्स का कि ये सिर्फ अब इंटरनेशनली आपको नहीं चाहिए। इफ यू आर इन सऊदी अरेबिया एंड यू वांट टू वर्क देयर एज अ सऊदी, इवन एज अ सऊदी, आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में हैं, क्योंकि मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं ना, डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, सऊदी, आई एम टॉकिंग अबाउट सऊदी गर्ल्स, they need IELTS. उनको advanced certifications and admissions and also scholarship grants from Saudi government, उनको IELTS चाहिए। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि अगर कुछ ऐसे prestigious इदारे हैं कि जहां पे आपको अपनी English proficiency show करानी है, तो you would have to show it to them, और वो IELTS would be the best option. The only catch is कि IELTS बहुत महंगा है, but it's really pricey. मतलब सऊदी में भी काफी the price has hit the roof, बहुत महंगा हो चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त इसकी प्राइस जो है वो it's roughly around 64 to 65,000 पाकिस्तानी रुपीस टेस्ट की रजिस्ट्रेशन। So अब होता ये कि लोग जब तैयारी नहीं करते ना, और वो सोचते हैं कि हम ऐसे ही जाके टेस्ट दे देंगे, बस ठीक है, एक किताब खरीदी, टेस्ट पुरानी उठा के देखे और बस चलेगा अल्लाह तवक्कुल, ऐसे नहीं होता। So this is why I started IELTS Nuggets, to really, create this and raise this awareness that it's not just the language proficiency test. IELTS is also about your test taking strategy. I mean, I could speak English well, but I may not get a good band score in IELTS. Trust me. मैं खुद अगर तैयारी नहीं करूंगी ना, और मैं टेस्ट में जाके बैठ जाती हूँ कि भाई मुझे तो अंग्रेजी आती है, मेरा बैंड स्कोर हाई नहीं आएगा। यानी इफ आई एम एमिंग फॉर, अब 9 फुल बैंड होता है, इफ आई एम एमिंग फॉर 8 और 8.5 लेट्स से, तैयारी के बगैर मेरा भी नहीं आएगा। सही। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू रियली सी के कहाँ पे टेस्ट की क्वेश्चन टाइप क्या है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, टाइमिंग कितनी मैटर करती है। तो दिस इज व्हाट आई ट्राई टू एजुकेट पीपल ऑन, कि खाली अंग्रेजी काफी नहीं है। You need to improve your language obviously, और चारों स्किल। अब अगर आप मुझसे पूछें कि भी आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है क्या, राइटिंग इंपॉर्टेंट है, तो टू आंसर दैट क्वेश्चन आई थिंक देयर इज नो डाउट कि इंग्लिश तो इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सही। एग्जैक्टली। सो वेदर वी लाइक इट और नॉट, हमें पसंद है, हमें पसंद नहीं है, इट इज समथिंग व्हिच इज अ टूल। एंड सुब्हानअल्लाह, अगर आपको, इट डिपेंड्स कि आप किस एंगल से इसको लेके चलना चाह रहे हो ना, आप ये क्यों सीखना चाह रहे हो। एक देखें, एक माइंडसेट ये है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जिसके अंदर हम लोग कॉलोनाइज्ड थे, पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट इन द सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, राइट, हम लोग तो गुलाम थे। तो एक माइंडसेट मेरा और आपका ये भी हो सकता है कि भाई ये तो हमारे हुक्मरानों की जुबान थी, तो मुझे तो ये अगर नहीं आएगी तो मैं तो जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकती, राइट। सो आई वुड ऑलवेज लुक अप टू पीपल जो अंग्रेजी अच्छी एक्सेंट में बोल लेते हैं ना, तो मुझे लगेगा वाओ, ये तो बंदी बड़ी स्मार्ट है, ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। और देखो उनका छोटा सा बच्चा वो इंग्लिश फरफर बोलता है, इंग्लिश बोल रहा, फरफर बोल रहा, और वो भी अमेरिका और कनाडा में रह के। Exactly. So imagine, तो हम लोग का एक माइंडसेट ये है, which I really don't endorse. ठीक है। दूसरा माइंडसेट ये है कि इट्स अ टूल। अब आप देखें, ये एक पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल है, इट्स अ टूल। अब मैं किसी के हाथ में पेंसिल देखूं कि वाह, किसी के पास तो ये लेड पेंसिल है, तो इसमें इतनी उसकी क्या बात है। अगर उस किसी बंदे को लिखना है तो उसको पेंसिल चाहिए,
राइट? हाँ, तो अगर आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके अगर आपने बोलना है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना है, आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, आपने जाके इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में तालीम हासिल करनी है, आपने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाके पॉसिबली जॉब लेनी है, राइट? सो अंग्रेजी तो फिर चाहिए होगी आपको, इट्स जस्ट अ टूल। आप उसको पॉजिटिव माइंडसेट से लें, अपनी अकदार, अपनी रवायात, अपना लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। अगर उर्दू आपकी मदर टंग है तो उस पर आपको किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। राइट, पंजाबी, पश्तो, हिंद को, कश्मीरी, हिंद, बिल्कुल। संस्कृत, हिंदी, वट एवर, राइट? एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो हम लोग लिंग्विस्टिक्स में हम लोग सबसे पहली चीज ये पढ़ते हैं कि सारी जुबानें इक्वल हैं। हम लोग को ये पढ़ाया जाता है कि सारी जुबानें इक्वल हैं। ये जो हम ऊपर नीचे कर देते हैं ना, हम कहते हैं कि वाओ किसी एक जुबान की बहुत प्रेस्टीज और दूसरी की नहीं है, वो हमारे अपने बनाए हुए स्टैंडर्ड्स होते हैं। बनाए हुए उसूल है। लेकिन अब ये है, अब ये टूल तो है, तो अब ये हम नहीं कह सकते कि हम नहीं सीखेंगे तो चल जाएगा काम, नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यू कैन यूज इट इन सो मेनी डिफरेंट वेज। अब इंग्लिश राइटिंग की जहां तक बात होती है ना, अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है इंग्लिश में, टॉपर्स होते हैं माशाल्लाह, मतलब बहुत अच्छे सीजीपीएस बच्चों ने लिए हुए होते हैं, और रीडिंग उनकी बहुत अच्छी है, बोल भी लेते हैं, but then they fail at writing. Or well, when they come to me, for example, they'll be like, but I know, I know how to read, I know how to speak. What's wrong with my writing? So writing is actually different. क्योंकि देखिए राइटिंग ना हमारे स्पेशली इंडो पाक में वैसे सिखाई नहीं जाती जैसे सिखाई जानी चाहिए, राइट? सो हमें बस क्या कहते हैं ना कि बोर्ड पे आके अगर टीचर ने कोई एक ऐसे लिख दिया, उसने फिर कहा कि अच्छा इसको कॉपी कर लो, इसको मेमोराइज कर लो, आके फिर एग्जाम में लिख दो, अच्छे नंबर आ जाएंगे, राइट? या हमारे और जो ओल्ड स्कूल तरीके होते हैं ना, हम अंग्रेजी पढ़ाने के लिए जी एक्टिव पैसिव वॉइस सीख लो, आज लेसन हो रहा है एक्टिव पैसिव का, राइट? आज लेसन हो रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख लो, हाँ, आज आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का लेसन हो रहा है। दिस इज नॉट हाउ यू डू इट एनी मोर। जुबान ऐसे नहीं सीखते। आप बताएं इब्राहिम, हमने जब उर्दू बोलनी सीखी, राइट, हमारी जुबान उर्दू है, मदर टंग, हमारे क्या घरों में वो तख्ता स्याह लेके, क्या वो चौक लेके अम्मियां बिठा के ऐसे में पढ़ाती थी, आओ जी फेल माजी हाल मुस्तकबिल पढ़ते हैं, ऐसे तो नहीं था, हमने पिक कर ली, हमने सीख ली, राइट? तो जितना अभी आप आपने जो फर्स्ट लैंग्वेज के जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने जो इतनी बड़ी अभी इम्पोर्टेंट बात की है ना, जो ये लैंग्वेज के हवाले से जो आप बात कर रही हो, इंग्लिश लैंग्वेज के, कि ये कितनी ज़रूरी है वाकई। और इसकी वजह भी ये है कि जो हमारे स्कूल्स हैं, स्पेशली देसी स्कूल्स, क्या होता है कि वो जो कुछ, और टीचर्स का हमारा कुछ इस तरह का अलमिया भी है कि वो जो पुराने ज़माने से जो चीज़ें ऐसे चले आ रहे हैं, यकीन करें बच्चे अगर एक लाइन एक्स्ट्रा भी लिख देते हैं, वो कहती है नहीं, ये जो मैंने तुम्हें लिखवाया था, जो तुमने कॉपी किया है, इसमें से एक लाइन, एक वर्ड तुमने एक्स्ट्रा कैसे लिख दिया है। तो बच्चों की ये जो सोचों का मायार भी है, उनका जो थिंकिंग, जो थॉट प्रोसेस भी है, उसको भी थोड़ा सा लॉक कर दिया है। अभी हम अपने बच्चों बिल्कुल को भी कहते हैं ना, बेटा जुमला बनाओ या एक सेंटेंस बनाना है या ऐसे लिखना है, तो वो सोच रहे हैं टीचर ने तो नहीं, मैं कुछ नहीं लिखूंगी, जो टीचर ने ये कहा है। अगर हम अलग करते हैं तो वो टीचर भी नाराज हो जाती है कि तुम्हें मैंने कहा था कि तुमने अलग से कैसे लिख दिया, उसमें भी नंबर काट बिल्कुल देते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, आप 100%, आई वुड टोटली एंडोर्स दैट। क्योंकि देखिए इसी वजह से फिर हमारी राइटिंग में हमारे बच्चे मार खाते हैं। और आजकल का इशू फिर क्या हो रहा है ना, इवेंचुअली व्हेन आवर किड्स हैव टू गेट एडमिशन इनटू ए फॉरेन यूनिवर्सिटी, अब वो एग्जैक्टली, फंस जाते हैं बच्चे। अब बिल्कुल, देखें वहां पे ना कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता इस हद तक। फॉर एग्जाम्पल, बाहर एडमिशन के लिए आपको राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, यानी आप, इट डजंट मैटर आपका अपना फील्ड बच्चे का क्या होना है। ए लेवल्स के बाद वो बच्चा सोच रहा है कि मैंने स्टेम की किसी फील्ड में जाना है, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, या मैंने सोशल साइंसेज में जाना है, ह्यूमैनिटीज में जाना है, मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, मैंने हिस्ट्री पढ़नी है, मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, मैंने इस्लामिक स्टडीज पढ़नी है, मैंने व्हाटएवर, कुछ भी बच्चे ने करना है ना, लेकिन अगर बाहर एडमिशन लेना है उसने, उसकी एप्लीकेशन जो है वो कोई और नहीं कर सकता। फिल आप करवा भी लेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप इधर उधर से एजेंट्स को पकड़ेंगे, बहुत सारे पैसे लगाएंगे, राइट?
वो बच्चा इंटरव्यू में रह जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स ये समझें कि इट्स नॉट ओनली कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को जब अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी है, वो बच्चा क्या करेगा फिर? उसको अपना मोटिवेशन लेटर लिखना है, वो क्या करेगा? राइट? उसको अपना रेज्यूमे बनाना है, एजुकेशनल रेज्यूमे, एकेडमिक रेज्यूमे, वो क्या करेगा? तो अब वो तो हमें आप यहाँ उनको पर हायर, वहां पे वो क्या हमें करेगा, यू नो? एग्जैक्टली हमें यहाँ पर ये बातें समझ में आ जाती हैं कि अगर हम पॉइंट वाइज उनको देखें कि इंग्लिश बिल्कुल। क्यों ज़रूरी है। अब हम उसके बाद जंप करेंगे उसमें राइटिंग स्किल्स के ऊपर इंशाल्लाह ताला। तो पहले कि बिल्कुल। लैंग्वेज ज़रूरी क्यों है? इसलिए कि आप ग्लोबली अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं, अगर तो आप काम करना चाहते हैं मार्केट में। बिल्कुल। दूसरा ये कि किसी जॉब पर भी जाते हैं, आपके पास अगर आप स्किल्ड भी हैं, सब कुछ है, मगर आप काम करते हैं, ऑब्वियसली आपको छोटे-मोटे लेटर्स, आपको सारी चीज़ें रिस्पॉन्सेज़ वगैरह उसमें देनी पड़ती हैं, वो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ता है। ऑब्वियसली आपको ज़रूरत है। आपके बिल्कुल। बच्चों को आप अब्रॉड अब्रॉड भेजना चाहते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर भी जाएँगे यूनिवर्सिटीज़ में, अनलेस दे नो द लैंग्वेज, दे कैन नॉट मूव ऑन। उसके अलावा एब्सोल्युटली। ये एसओपीज़ वगैरह हैं, लेटर्स हैं, थीसिस हैं, सबसे बढ़कर ऑनलाइन है। ऑनलाइन काम भी एब्सोल्युटली। आप करना चाह रहे हैं, हज़ार चीज़ों में जिस जहाँ भी आप काम करते हैं, मेजॉरिटी आपको चीज़ें हो गई, यू हैव टू डील विद द लैंग्वेज। इससे आप भाग एंड नहीं रिटन, सकते। एंड रिटन, मेनली यस, रिटन एंड देन स्पोकन, दोनों चाहिए एंड आपको। स्पोकन, यस। चलिए मूव ऑन करते हैं। अब हम इनके राइटिंग के ऊपर बात करते हैं। आप बताएँगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंग्लिश राइटिंग? सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हमारा ना राइटिंग में इतना अच्छा ना होने का एक रीजन ये भी है कि हम बस कहते हैं इंग्लिश राइटिंग का मतलब इंग्लिश राइटिंग, ऐसे लिख लो, स्टोरी लिख लो, हुँ, राइट, हुँ, लेटर लिख लो। हुँ, और अभी अगर कोई इफ इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ बेटर स्कूल, तो वो कहेंगे ईमेल राइटिंग भी सिखा देते हैं हम आपको, हुँ, राइट? हुँ, 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 But हुँ, actually, we need to understand that English writing, just like in any other language, writings are of different type. There are different types of writings, right? So there could be academic writing, जिसके अंदर फिर काफी सारी टाइप्स होंगी, ठीक है? जिन्हीं बड़ी अम्ब्रेला अगर आप उनकी टाइप्स उठा के देखें, so there's this academic writing, and then there is the writing that is needed for marketing, for example, business writing. Right? So there's business writing, academic writing, and then there's this writing for specific purposes. यानी for example, doctors की एक अपनी खास जुबान उसमें उन्होंने लिखना, right? Engineers की अपनी होगी, and so on and so forth, right? हर specific job से related चीज की writing की अपनी एक type होगी। अब हमारा बच्चा जो है ना, हमने जब उसको prepare कराना है, तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी academic writing मजबूत होनी चाहिए। और एकेडमिक राइटिंग जो है, उसके अंदर आपका एसे राइटिंग एंड ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज, ठीक है, जैसे जिसमें आपके परसुएसिव आर्गुमेंटेटिव एसेज आ जाते हैं, आपके डिस्क्रिप्टिव एसेज आ जाते हैं, ठीक है, आपके ओपिनियन बेस्ड एसेज आ जाते हैं, राइट? तो इसके अलावा आपके उसके अंदर रिसर्च बेस्ड समटाइम्स क्वेश्चंस होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड भी एसेज होते हैं, रिसर्च एसेज। और इसके साथ साथ एक जो क्रिएटिव टाइप ऑफ राइटिंग है, वो भी चलती है स्कूल्स में, लेकिन वो इट्स नॉट कॉल्ड एकेडमिक, वो क्रिएटिव है, राइट? बट दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके अंदर आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन इम्पोर्टेंट है उसके लिए, जिसके अंदर आपकी पोएट्री आ जाती है, जिसके अंदर आपकी नैरेटिव राइटिंग आ जाती है, मतलब स्टोरीज लिखना, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, एनेक्डोट्स, तो ये सब चीजें आ जाती हैं उसके अंदर। फिर इसके अलावा आपकी बिजनेस राइटिंग है, राइट, जिसके अंदर आपको डिफरेंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है एंड मार्केटिंग। आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर अगर रिटन फॉर्म है, फॉर इंस्टेंस अगर लिंक्डइन के ऊपर आपको जाके अपनी प्रेजेंस दिखानी है, तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और कन्विंसिंग होनी चाहिए। फ्लैट बिल्कुल, लिख के आप लिंक्डइन पे नहीं अपने आप को सेल कर सकते फिर। So you बिल्कुल। need to be focused, concised, and you need to know what you're doing. So पहले तो टाइप्स पता होनी चाहिए आपको कि भाई मैं क्या राइटिंग मुझे इंपॉर्टेंट है इस वक्त सीखने के लिए, मैंने कौन सी वाली राइटिंग सीखनी है अभी। सही। तो पेरेंट्स के लिए ये है कि बच्चों के लिए ना, आपके बच्चों के लिए जो स्पेशली जो भी हाई स्कूल्स में हैं, आपको पता होना चाहिए कि उनकी एसे राइटिंग बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रांग हो जानी चाहिए।
मतलब उनकी ऐसे राइटिंग के ऊपर आपने बहुत ज्यादा जोर देना है, और उसके साथ साथ थोड़ी सी उनकी ना नैरेटिव क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो होते हैं उस पे भी अच्छा है कि उनको आए वो, क्योंकि देखिए वो क्यों उसकी जरूरत है, जब वो बच्चे एसओपी लिखते हैं ना अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशन लेटर जो उन्होंने लिखना है, तो उनको ऐसे लिखना है एकेडमिक, लेकिन उसमें भी उन्होंने क्रिएटिवली लिखना है। आपके जो मोटिवेशन लेटर और आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ना, ये दोनों इस तरीके से हैं कि ये आपने अपना आप बताना है उनको कि मैं ये कर चुकी हूँ अपनी जिंदगी में पहले और मैंने ये करना है, ये मेरे गोल्स हैं, और आपने उसको ऐसे बताना है कि वो एडमिशन डिपार्टमेंट वाले पढ़े और कहेंगे यही बच्चा चाहिए, इसके पास वो सब कुछ है, इसने तो बहुत अच्छा बताया हमें। तो कन्विंसिंग होनी चाहिए आपकी राइटिंग, पावरफुल होनी चाहिए। पावरफुल होनी तो चाहिए। ये तो डिफरेंट यानी आपकी राइटिंग्स की टाइप्स होगी। इसके अलावा भी होती है जो जर्नलिस्टिक जो आपकी राइटिंग हो जाती है ना, उसके अंदर फिर आपके और डिफरेंट टाइप्स हो जाती हैं, जैसे आपकी उनके स्टाइल्स और टोन भी होते हैं। बिल्कुल स्टाइल्स एंड टोन्स। अब हर राइटिंग का अपना स्टाइल और अपनी टोन होगी। अब अगर किसी ने कॉपी राइटिंग में अगर कोई चला जाता है, राइट, और उसने एक कोई एड लिखना है, तो एड की लैंग्वेज, उसका टोन और स्टाइल, यानी सेंटेंस कितना लंबा होगा, किस तरह के वर्ड्स होंगे, राइट, उसके अंदर किस टाइप की वोकैबुलरी यूज करेंगे कि लोग पढ़ के बिलीव करें हमारी स्टोरी पे। तो लैंग्वेज ऑफ एड के अंदर ये सारी बातें डालनी पड़ेंगी। तो उसका स्टाइल कभी भी आप इमेजिन करो, कोई एड ऐसा लिखे कि जैसे वो कोई किताब के अंदर ऐसे लिखा होता है, तो वो कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा ना, लोग कभी भी नहीं उसको जाके खरीदेंगे, उसकी चीज को कभी भी अप्रोच नहीं करेंगे उसको, राइट। तो हर टाइप ऑफ राइटिंग का अपना स्टाइल होता है। स्टाइल का मतलब ये होता है कि किस टाइप के सेंटेंसेस लिखने हैं उसमें, किस टाइप का टेंस यूज करना है, कैसी ग्रामर और कैसी वोकैबुलरी चलेगी। ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो उसका एक अलग से स्टाइल बन जाता है। आप देखें डॉक्टर्स की जो एक एक राइटिंग का स्टाइल होता है, एक उनकी जो जॉनरा होता है, वो क्या होता है, उनकी प्रिस्क्रिप्शंस, प्रिस्क्रिप्शंस। राइट जो जो हमें तो समझ नहीं आती, राइट, बट इट्स देयर उनको भी नहीं स्टाइल। समझ में आ रही होती लिखने के बाद ना, वो भी भूल जाते हमने क्या उनको भी लिखा नहीं आ रही होती, इट्स देयर स्टाइल, राइट, स्टाइल। जो वो डेवलप करते हैं ओवर द इयर्स। जितना बड़ा डॉक्टर होगा उतनी बड़ी बुरी हैंड राइटिंग होगी, राइट। तो तो लेकिन ये क्या, इट्स देयर स्टाइल एंड दिस इज व्हाट इज डन, ये उनकी ट्रेडिशन में यही होता है, राइट। तो स्टाइल और टोन कभी आप गलत यूज कर लेंगे ना, गलत टाइप ऑफ राइटिंग में, तो फिर वो फ्लैट हो जाएगा, आपको कोई भी फायदा नहीं देगा वो। राइटिंग डज हैव पावर। हमने देखा है बहुत सारे जो ड्रामा राइटर्स वगैरह जो होते हैं या पोएट्री राइटर्स होते हैं, आप देखिए वो ऐसा, यानी जिन लोगों को वाकई नॉवेल्स या ड्रामास रीड करने की, एक तो देखना तो अलग चीज होती है, मगर रीड करने की जो आदत होती है, उसमें आपको वो पावर लाना पड़ता है कि जो बंदा पढ़ा हो वो इमेजिन करे कि क्या हो रहा है, पूरा सीन यानी वो एब्सोल्युटली, क्रिएट करते हैं, बकायदा वो फील बिल्कुल। करने लग जाते हैं कि ऐसा हो रहा है, अब वो मूव करके ऐसे जा रही है, यानी एग्जैक्टली वो पूरे सेंसेस फीलिंग्स सब के अंदर डालते हैं। वो बड़ा पावरफुल होता है, और जिनको आदत पड़ जाए नॉवेल्स की, इन सब चीजों की, वो फिर वो कुछ और देख भी नहीं सकते। एक खत्म होता है, दूसरा दूसरा वो खत्म होगा, तीसरा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, बिल्कुल। डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल, राइटिंग और है जो वो। आप बता रही है ना, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग व्हिच कैन बी एक्सट्रीमली पावरफुल। आप देखें कि शेक्सपियर को अभी तक क्यों याद रखते हैं लोग, राइट, क्योंकि उसका जो उसकी प्ले था, पावर थी। उसका प्ले राइट में बेसिकली ही इज द किंग ऑफ प्ले राइट, राइट। यस उसके जो यस। प्लेज होते थे वो इतने विविड होते थे ना कि, और उनको जब फिर स्टेज पे जब इनैक्ट भी किया जाता था तो वो ऐसे बिल्कुल कैरेक्टर उसके लाइफ यानी पुरजिंदा हो जाते थे वो। ही वुड बोलने वाले एक्चुअली होते राइट थे। इट इन अ वे कि उनके अंदर इतनी इमोशंस डाल देता था वो, कि वो बिल्कुल हर कोई समझता था कि मेरे बारे में बात हो रही है। हम अपने उर्दू जो हमारे प्ले राइट हैं, राइटर्स हैं, जो हमारे इवन के नॉवलिस्ट हैं, और इवन के पुरानों को अगर हम छोड़ भी दें, क्लासिक्स को छोड़ भी दें, अगर हम कंटेम्प्रेरीज की बात करें, तो भी इनमें खवातीन में भी खास तौर पर, जैसे अब जो करंट नाम है, जो बच्चियां भी पढ़ती हैं, जिनको उमैरा अहमद हो गई, निमरा हो गई, मेरी अपनी कज़न है कांता राबिया, अफ़सानों में बहुत बड़ा नाम है उनका। तो ये जब लिखती हैं तो ऐसे ही होता है कि ग्रिपिंग होती है। तो ये ग्रिप कहाँ से आती है? क्योंकि उन्होंने उस टाइप ऑफ राइटिंग की टेक्निक, स्टाइल को समझ लिया है। उन्हें पता है मैंने ऑडियंस रीडर को बिठा के कैसे रखना है।
और इसी वजह से हमारे बच्चों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी, इफ फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई टेस्ट देना है बाहर जाने के लिए, तो मेरा फ्यूचर इस राइटिंग पे डिपेंड कर रहा होगा भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए जाना है, तो आपकी ईमेल जो है, ईमेल राइटिंग होते हैं वो बहुत सारे पाकिस्तानी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। मतलब वो हेलो, थोड़ी सी बीच में डिस्टॉर्शन आ गई आशा। I'm not sure if हाँ, थोड़ा Ibrahim, सा। can you hear me? जी, 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 इट्स ओके नाउ जी। फिर हाँ, आप बोलो, मेरे ख्याल से थोड़ा-सा Question हुई खराब है। हो रहा है। जी, I'm जी, not सही sure है। if I ठीक है, इट्स ओके हाँ, नाउ। I think that are we back? Are we back online? जी, जी। ठीक है। I was यस, like यू आर ना बैक। मैं कहीं बोले जा रही हूँ और कोई भी नहीं सुन रहा होता। नहीं, 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 तो नहीं है। और को इस बात का एहसास दिलाना कि या सो हम लोगों को बड़ों को भी, क्योंकि इवेंचुअली अगर कुछ लोग ऐसे जिनको या तो इमिग्रेशन के लिए जाना है या फॉर एग्जांपल जाना है, ये मैं एडल्ट्स की भी बात कर रही हूँ। और जैसा कुछ बहनें यहाँ पे अगर ग्रुप में भी हों और वो चाहती हों कि उन्होंने मास्टर्स के लिए जाना हो, पीएचडी के लिए जाना हो या कुछ भी, तो ट्रस्ट मी अगर आपकी इंग्लिश राइटिंग अच्छी नहीं है, तो योर चांसेस आर गेटिंग रियली लो। क्योंकि देखिए आपको प्रोफेसर्स को अप्रोच करना है ईमेल्स के थ्रू, ठीक है? आपको अपनी एकेडमिक सीवी बनानी है, आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना होगा, आपको इवेंचुअली फिर खैर प्रपोज़ल भी लिखना होगा अपना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये राइटिंग है, राइट? तो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इम्प्रूविंग आवर राइटिंग। पहले हम ये देखें ना कि क्या कुछ ऐसा हो भी सकता है कि कोई हम ऐसे कोई स्टेप्स बना लें कि अच्छा मैं ऐसे, ऐसे, ऐसे कर लूँ तो फिर क्या इम्प्रूव हो जाएगी मेरी राइटिंग। तो बिल्कुल ऐसा है, ऐसा हो सकता है। और इफ यू अलाउ मी आई कैन एक्चुअली शेयर 10 स्टेप्स। और अगर कोई प्लीज़ डू। बहन अगर अभी ऑनलाइन है और वो एक्स्ट्रा विजिलेंट होना चाहती हैं तो दे कैन राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, दैट विल बी रियली नाइस कि जो लोग सही। बाद में भी कुछ करें तो कमेंट में अगर हम उसमें देख लें कमेंट सेक्शन में, तो दैट विल बी रियली ग्रेट। So I think we should get started with the 10 steps to improving the writing, right? प्लीज़ डू। हाँ, ठीक है। इस पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है। So step number one to improving your writing be start reading. अब ये अब आपको अजीब लग रहा होगा कि भाई बात तो राइटिंग की हो रही है तो ये स्टेप नंबर 1 पे क्या हो गया? द पॉइंट इज कि जब आप पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से वाली राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी, राइट? अगर आपने एसे राइटिंग इंप्रूव करनी है ना अपनी, तो आप अच्छे लिखे हुए एसेस पढ़ेंगी, सही है। ठीक है? आप और उसके साथ साथ जो भी यानी फॉर एग्जांपल शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, जो भी आपको मटेरियल इंग्लिश में मिल रहा है आप वो पढ़ें। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू रीड, बिकॉज रीडिंग का मतलब क्या है कि अब आपको नजर आ रहा है कि वर्ड्स जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनसे जुमले कैसे बन रहे हैं, उनसे सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं, होता रहेगा आई थिंक। सो आई थिंक आई विल ट्राई टू जस्ट स्पेस अप, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगी। तो स्टेप नंबर 1 वाज स्टार्टिंग टू स्टार्ट। रीड, ठीक ठीक है। है? दैट वाज नंबर 1। नंबर 2 इज टू कीप ए वर्ड लॉग। टू अच्छा, कीप अ वर्ड लॉग क्या होता है? वर्ड वर्ड लॉग। लॉग या आप कह रहे हो कि वोकैबुलरी लॉग, यानी एक आपकी ऐसी डायरी हो, जैसे कोई भी ऐसे आम नॉर्मल कोई आप ले लें, नोटबुक ले लें, कुछ भी ले लें, पेजेस ले लें, लूज पेजेस,
लेकिन आपने उसमें डेली बेसिस के ऊपर जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनमें से आपने ऐसे वर्ड्स डालने हैं जो आपको बहुत अच्छे लगें, जो एकदम से आपको फैसिनेट करें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि डिक्शनरी उठाओ और उसमें से वर्ड्स याद करो डेली बेसिस के ऊपर, दैट डजंट वर्क, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट से कोई लिस्ट उठाते हैं कि जी फर्स्ट 100 अमेजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश, Okay. दैट डजंट वर्क ईदर। आप अपना खुद का वर्ड लॉग बनाएंगे और जो आपको अच्छा लगता है, देखें जो कोई चीज अच्छी लगती है ना तो वो याद रहती है, बिल्कुल। राइट। तो ऐसे कोई वर्ड, जैसे आपने कुछ पढ़ा, आपने कोई स्टोरी पढ़ी, आपने कोई एस्से पढ़ा, आपने कुछ भी पढ़ा ऑनलाइन, इवन कि आपने कोई ब्लॉग पोस्ट पढ़ी, आपने किसी की इंस्टाग्राम की कैप्शन पढ़ी, ट्वीट पढ़ी कोई, और उसमें एक वर्ड आपको ऐसा अच्छा लगा ना, आपने उसको नोट डाउन कर लिया और आपने खुद से सोचना है कि अच्छा इसका क्या मतलब हो सकता है, थोड़ी मेहनत करनी है, राइट। तो एक तो ये कीप अ वर्ड लॉग, ठीक है। एक और नंबर 3 इज यू नीड टू हैव ए जर्नल। जर्नल राइटिंग करें। जर्नल राइटिंग क्या होती है? डेली बेसिस पे आपने, यानी आप 10 to 12 सेंटेंसेस आप लिखेंगे किसी ऐसी चीज के बारे में जो आज आपके दिन में कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ कोई, या कोई आपकी ऐसी फीलिंग अच्छी या बुरी जो आपको याद रहेगी। तो नंबर 3 वुड बी जर्नल राइटिंग। आपने अपनी कोई भी इमोशंस, फीलिंग्स, कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी, कोई बुरी लगी, आपने वो अंग्रेजी में लिखनी है बस। आप शुरू शुरू में बहुत बोंगा लिखेंगे, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने खुद आई बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस। मैं कोई अंग्रेजी के साथ पैदा थोड़ी हुई थी, आई लर्नड इट, राइट। और यही स्टेप्स मैंने खुद भी फॉलो किए हैं फॉर डेकेड्स। यू नो व्हेन आई लर्नड इंग्लिश, मैंने यही किया था। मेरे तकिया के नीचे वर्ड लॉग होता था। तो मैं कोई भी नॉवेल्स पढ़ती होती थी, टीनेज में आपको पता है सब बच्चे नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो मैं भी पढ़ती थी। कोई भी चीज पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़ा, नॉवल पढ़ा, उसमें से कोई वर्ड बहुत ही पसंद आ गया। अच्छा, मुझे पर्सनली ना वर्ड्स अच्छे लगते हैं, यानी उर्दू में भी, अरबी में भी, इंग्लिश में भी, आई जस्ट लव वर्ड्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो एकदम से आपको अच्छे लगते हैं तो आई यूज्ड टू राइट देम डाउन, ठीक है। तो जर्नल राइटिंग करें, कुछ भी लिखें। एक मैं आपको टिप बताऊं, जर्नल राइटिंग का आपने एक और क्या काम करना है। वैसे ये सारी टिप्स ना मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे भी हैं, मैंने इनकी वीडियोस बनाई हुई हैं छोटी छोटी, और छोटी छोटी सी वो जो लोग जाके देख सकते हैं। जर्नल राइटिंग जब आप कर लेते हैं ना, अगले दिन सुबह उठ के ना, ये जो फोन है ना, फोन, इसको यूज करें, इस पे वॉइस रिकॉर्ड करें, वही लिखा हुआ पढ़ें और फिर सुने, अपनी आवाज सुने। Trust me, it's going to improve your speaking. It's amazing. And it's also going to improve your writing. आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप अपनी गलती सुनोगे ना, आपको ग्रामर आती है, लेकिन आपको उस ग्रामर को यूज नहीं करना आता। तो जब आप अपने कानों से सुनेंगे ना अपनी ही आवाज, आपको बोलेगा, ओहो ये तो मैंने पास्ट में बोला, लेकिन पास्ट टेंस चेंज नहीं किया, राइट? सही। तो जर्नल राइटिंग। नंबर 4, understand the writing process. Understand the writing process. अच्छा, उसमें भी मैं आपको टिप बताती हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, राइटिंग प्रोसेस को क्या समझते हैं कि राइटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि बैठे, एक टॉपिक जहन में आया, उसके बारे में सोचा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्लानिंग कर ली। ओके जी, प्लानिंग कर ली, आउटलाइन बना ली, उसके बाद लिख लिया उसको, ठीक है, और फिर खत्म। That's it. That's not writing. That's not writing. Writing process starts from thinking, and then you put that thinking on the paper itself. Mind map बनाओ, किसी भी किस्म का चार्ट बनाओ, आउटलाइन बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन लिखना नहीं है प्रॉपर आपने, वो यानी पैराग्राफ्स नहीं बनाने। लिखा, उसको देखा, किया, फिर आपने पैराग्राफ्स बनाए, फिर आपने उसको पूरा एक सेंटेंसेस के साथ प्रॉपर एक लिखा, उसको हम कहते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट। फिर आपने उसको दोबारा पढ़ा, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप जो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। ये दो प्रोसेस के स्टेजेस हैं, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। प्रूफ रीड करना ऐसे कि जैसे आप रीडर हो और आप पढ़ रहे हो अपने लिखे हुए को,
तो आप उसमें गलतियां ढूंढोगे स्पेलिंग्स की, ग्रामर की, सेंटेंस स्ट्रक्चर की, थॉट्स की। मे बी ये मैंने कोई बोंगी बात कर दी थी, इसको निकाल देती हूँ। ओ अच्छा, एक और नया आइडिया है, इसको डालती हूँ, कैसे डालूं, कहाँ डालूं, राइट? सो ऑल ऑफ दैट शुड बी डन। बड़े से बड़ा राइटर भी ये करता है। थैंक यू हामिले मिस्क फॉर द कूल बैकग्राउंड। You noticed, huh? हाँ Okay. So, so it's important that we always proofread, क्योंकि बड़े से बड़े राइटर प्रूफरीड करते हैं। और मैं आपको बिल्कुल मजे की बात बताऊं, बड़े से बड़े राइटर गलती करते हैं, बिल्कुल। राइट? लाइक आई एम अ राइटर माई सेल्फ, मैं पोएट्री भी करती हूँ, मैं जो हूँ प्रोज भी लिखती हूँ, मैं एकेडमिक भी लिखती हूँ, रिसर्च पेपर्स भी लिखती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, जितनी बार पढ़ो उतनी बार गलती निकल रही होती है। तो अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो दूसरे निकालेंगे गलती फिर तो फिर क्या फायदा? So it's important to understand the writing process and understand that proofreading and editing is equally important. इसको इग्नोर नहीं करना। कभी कोई ईमेल आप पहली बारी में लिख के ना, इंपॉर्टेंट ईमेल, ये एक और टिप मैं आपको दे रही हूँ, स्पेशली इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस में, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, जिन लोगों के बच्चों ने एडमिशन लेने हैं, जिन्होंने खुद एडमिशन लेने हैं, जिन्होंने खुद इमिग्रेशन के लिए जाना है, कुछ भी करना है, इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है ना, ईमेल सेंड करनी है, कभी भी उसको लिखने के बाद सेंड नहीं करना। लिखने के बाद ड्राफ्ट में सेव करें उसे। जाएं, जाके घर का एक चक्कर लगा के आए, झाड़ू पोछा कर लें थोड़ा सा, do whatever you want to do, drink, you know, drink a glass of water, बच्चे का कुछ देख लें, कुछ कर लें, कुछ खा पी लें, वापस आए, अब खोलें उसको, अब उसको पढ़ें। अब आपका अच्छा, पर दिमाग वाकई ऐसा उसको, होता है, वाकई ऐसा हाँ होता अब है उसको, आप हाँ एग्जैक्टली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सही। So understand the writing process. Number 4. Number 5, immerse yourself in English. Immerse yourself in English. इसका क्या मतलब? कि इंग्लिश खाली आपने अगर राइटिंग इंप्रूव करनी है ना, तो आपने सिर्फ रीडिंग नहीं करनी, आपने लिसनिंग भी करनी है। सो इमर्स योरसेल्फ, हाँ इमर्स योरसेल्फ इन इंग्लिश, यानी आप जितना ज्यादा इनपुट ले सकते हैं ना इंग्लिश का, ठीक है, चाहे वो लिसनिंग है, आपकी रीडिंग है, हर तरीके से आपने अपने आप को इमर्स करना है इंग्लिश में। एंड लाइक आई सेड, जब भी आप कोई राइटिंग करते हैं अपनी, उसको खुद ही आप फोन में रिकॉर्ड करें, उसको पढ़ें, रीड आउट करें लाउड, और फिर सुने। तो दिस वे यू विल बी एबल टू इमर्स योरसेल्फ इन इंग्लिश, यानी हर जगह से आपको इंग्लिश मिल रही है। आप पॉडकास्ट सुने, आप टॉक शो सुने, ठीक है, इंग्लिश में, आप फिर पढ़ें डिफरेंट किस्म की चीजें इंग्लिश में, आप इमर्स करें अपने आप को इंग्लिश में। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इंप्रूव योर राइटिंग। नंबर 6, ऑब्वियसली इट्स अ गिवन, इट्स अ नो ब्रेनर, इंप्रूव योर ग्रामर एंड सिंटैक्स। अच्छा, इंप्रूव योर ग्रामर एंड सिंटैक्स, SYNTAX, सिंटैक्स। ये सिंटैक्स क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में सिंटैक्स इज योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक तो ग्रामर होती है ना, ग्रामर होती है पीसेस, ब्लॉक्स, यानी आपके वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, अच्छे एडजेक्टिव्स यूज कर लो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में एडजेक्टिव्स जरूर अच्छे चाहिए होते हैं, कलरफुल वर्ड्स छोटे किंडरगार्टन में बच्चों को सिखाए जाते हैं, कलरफुल वर्ड्स, राइट? And then you have different types of adverbs, prepositions, ये सारे, ये हो गया ग्रामर। टेंस कैसे चेंज करना है, पास्ट में, फ्यूचर में क्या करना है। सिंटैक्स ये होता है, हाउ डू यू पुट देम टुगेदर, ठीक है, वर्ड ऑर्डर एंड देन द सेंटेंस इटसेल्फ, कि जी सिंपल सेंटेंस क्या होता है, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कनेक्टिव्स क्या होते हैं, कैसे कैसे जुमला कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर किस किस किस्म के कनेक्टर्स यूज हो सकते हैं, कॉमा किधर लगना है, किधर सेमीकोलन लगना है, तो ये सारी चीजें सिंटैक्स के अंदर आती हैं, यानी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो स्टडी है, ठीक है। तो आपकी ग्रामर भी इंप्रूव होनी चाहिए, और आपने अपने सिंटैक्स पे, मीनिंग आपने सेंटेंसेस देखने हैं अच्छे राइटर्स के, कि वो कैसे लिखते हैं, उनके सेंटेंस छोटे कहाँ होते हैं, बड़े कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं। नंबर 6 पे आ जाते 7 पे आ जाते हैं, विच इज, बाज लोग कहते हैं कि मैं क्या लिखूं, राइट? तो यूज राइटिंग प्रॉम्प्ट।
use writing prompts. अब इस बात का क्या मतलब है? Writing prompts are those, you can say, topics, they could be questions, they could be incomplete sentences, anything that could help you get started. Right? Using writing prompts is extremely, extremely helpful. ये मैंने एक ब्लॉग पोस्ट भी बनाई हुई है और ये मेरे पेज पे भी आपको मिल जाएगी। बल्कि मेरी एक छोटी सी एक बुक भी है, इंग्लिश लैंग्वेज प्लान। वो भी इट्स वेरी यूजफुल। जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, उनमें से बहुत सारी बातें उसमें ऑलरेडी हैं। तो उसमें ऑलमोस्ट 100 मैंने ना प्रॉम्प्ट्स ऐड किए हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जर्नल क्या करूं, मुझे नहीं समझ आता मैं क्या लिखूं, राइट? तो अगर आपके पास प्रॉम्प्ट्स होंगी ना, तो आप बस एक उठाई, उसके बारे में सोचा और लिख लिया। तो यूज राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। नंबर 8, seek feedback from an expert if possible. Seeking feedback कैसे होगा कि आपने लिखा, और अगर आप किसी इंपॉर्टेंट राइटिंग टास्क पे काम कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे ने मोटिवेशन लेटर लिखना है, वो लिखेगा या तो वो अपने किसी बहुत ट्रस्टवर्दी टीचर को दिखाए, राइट? या आप हायर कर सकते हैं फिर किसी ट्रेनर को। लेकिन अगेन यू वुड हैव टू चेक द बैकग्राउंड कि वो बंदा इस काबिल भी है कि आप उसको पैसे दें और वो आपको सही मशवरा देगा। लेकिन इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर राइटिंग कि आप अगर पॉसिबल हो फीडबैक लें अपनी राइटिंग पे। इवन कि अगर आप क्रिएटिव राइटिंग पे काम कर रहे हैं, आपने पोएट्री लिखी है, आपने कोई शॉर्ट स्टोरी लिखी है, अपने किसी टीचर, अपने किसी मेंटर, अपने किसी फ्रेंड को भेजें जो कि अच्छा राइटर हो और उससे फीडबैक लें। तो सीक फीडबैक। एंड नंबर 9 वुड बी टू लर्न फ्रॉम दैट फीडबैक। ठीक है, वो प्रोसेस आप क्यों करा रहे हो, आपने किसी को क्यों फीडबैक के लिए कहा? क्योंकि इवेंचुअली यू वुड हैव टू लर्न फ्रॉम द फीडबैक। मुझे फीडबैक मिला कि मेरे सेंटेंसेस बहुत शॉर्ट होते हैं हमेशा। I don't have a variety of sentences in my writing, for example. अब next time मैं क्या करूंगी? I will try to bring more variety into it, right? मैं कोशिश करूंगी कि मैं सिर्फ simple sentences ना लिखा करूं। I try to, connect sentences, complex sentence बना लिए, compound sentence बना लिए, right? And I will, when I'm reading, I will focus on good writers' sentence structure. ठीक है? So that's number 10. Finally, and I think the most fun one, everybody's going to love it. You may even use AI. अच्छा, this comes with caution. Writing improvement का मतलब, और उसमें for example AI यानी कि ChatGPT या Google Bard, इनको यूज करने का मतलब ये नहीं है कि गए और जाके कहा ChatGPT को I am writing my essay, give me this essay, right? Write 250 words for me. और उसने जो डाला वो हमने निकाला और हमने वो कॉपी पेस्ट करके खत्म। This is not going to be helpful, obviously, right? When I'm saying you may use AI to help you, it is आप AI को, क्योंकि देखिए ये ChatGPT, Google Bard और इस तरह की और सर्विसेज जो हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव AI बोलते हैं इनको, ठीक है? इनका मजा ये है कि आप इनको ट्रेन कर सकते हो। It's all in the prompt. जो आप इनको इंस्ट्रक्शन दोगे ना, कि आपको वैसे वैसे वापस करेंगी चीजें। तो अगर मैंने राइटिंग इंप्रूव करनी है, मैं जाके ChatGPT से कहूंगी I am trying to improve my English writing. Can you become my trainer? मैं आपको बताऊं, it's smart enough, वो बन जाएगी ट्रेनर। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? Whatever you write, आपने उससे नहीं मांगना हलवा बनवा। आप जो लिख रहे हैं, वो जो मैंने कहा था ना सीक फीडबैक, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आपने जो लिखा है ना, डालें ChatGPT में और आप उसको ये इंस्ट्रक्शन दें, can you please check this for grammatical errors, और डाल दें अपना ऐसे उसमें, राइट? और वो आपको रिटर्न में सारे जो है ना वो ग्रामेटिकल एरर्स निकाल के दिखा देगी। तो आप उसे कहें कि कैन यू हेल्प मी improve my sentence structure. अब वो उस पे फोकस करेगी, right? So you can actually be smart to use this smart ChatGPT, right? उससे खाली नकलों वाले काम नहीं लें जो पाकिस्तानी ले रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। आपको मजे का एक लतीफा सुनाऊं, आई थिंक वी हैव टू लीव, बट उससे पहले मैं आपको लतीफा सुनाती हूँ, रिसेंटली हुआ है।
I think there was this guy who was trying to get into a doctoral program. ठीक है, उसने PhD में दाखिला लेना था, मोहतरम ने किसी ने, उसने चैट जीपीटी से ईमेल लिखवाई प्रोफेसर्स के लिए, और वो ईमेल उसने कॉपी पेस्ट उसने उठा के देखा भी नहीं कि अंदर चैट जीपीटी ने क्या लिखा है। उसने वो ऊपर वाली लाइन, वो जो ऊपर वाली लाइन आती है ना कि मोस्ट सर्टनली आई कैन हेल्प यू विद दिस, उसने वो भी कॉपी कर ली। और मजे की बात, उस बंदे ने वो उठा के कॉपी पेस्ट करके 200 प्रोफेसर्स को सीसी कर दी। सीसी मतलब आप क्या करो, क्या कर सकते हैं आप इसका। अब आप देखो, आप जो जितने वो पाकिस्तानी कैंडिडेट्स होंगे उन बेचारों की तो उसने लगा दी ना पहले ही कि ये क्या हो गया। वो प्रोफेसर से कहेंगे ये एक तो तुमने सीसी किया हुआ 1000 इतने लोगों को तुमने उठा के, तो मुझे क्यों भाई, मैं तो तुम्हारी ईमेल देखूंगा, फिर ऊपर से मोस्ट सर्टनली आई कैन हेल्प यू विद दिस टॉपिक, आई कैन हेल्प यू सेंड एन ईमेल टू अ प्रोफेसर। मतलब हद होगी। सो यूज इट स्मार्टली। ये जो कंक्लूजन भी निकलता है, यही निकलता है कि आपको हर चीज नहीं है भी, देखें अभी हर चीज जो जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं, हर चीज आपको जो है मयसर है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। बिल्कुल, मगर फिर भी उसको यूज करने के लिए भी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनफैक्ट अब बच्चे तो अपने सवाल भी डाल देते हैं, न्यूमेरिकल्स और मैथ्स हाँ के जी, भी, वो सब सॉल्व करके दे देता है। तो यानी इन चीजों को, इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए भी इंटेलिजेंस की जरूरत है। आप देखें, आपको पता है नोम चॉम्स्की, ही इज अ ग्रेट लिंग्विस्ट और ही इज अ थिंकर एज वेल। उसने रिसेंटली एक वो पेपर पब्लिश किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ कि ही इज अ कॉग्निटिविस्ट। मतलब वो बंदा ऐसा है कि वो ना बात करता है कि ये जो हमारा दिमाग का सारा कुछ है ना, जो जुबान के हिसाब से, स्पेशली जुबान लैंग्वेज के हिसाब से, वो कहता है ये सारा पूरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो गॉड ने बनाया है और इसके अंदर बहुत कुछ डाटा है और ये वो। तो उसने कहा कि ना ये artificial intelligence is artificial at the end of the day. It will never beat us. It will never beat us. We are intelligent. So it will always be artificial. So we're real. So, but then again, you see, हम real हैं, लेकिन ऐसे फिर dumb लोग भी होते हैं जो फिर, you know, जो ऐसे हरकतें करते हैं। तो don't be like that guy. Use it wisely. It can be a really, really extremely helpful tool for you. You know, feedback लेने के लिए, ideas generate करने के लिए, words even के vocabulary improve करने के लिए। यानी आपको certain words जहन में आ रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हो कोई जरा अच्छा more descriptive adjective मिल जाए, आपको बेहतर academic word मिल जाए, तो आप वो chat GPT को उस किस्म की instruction दो। Okay, I'm going to write a paragraph here. Can you replace it with better, more sophisticated academic vocabulary? ऐसे कर सकते हो आप। और it depends कि आप चाहते क्या हो उससे। तो वो तो जो उसके अंदर feed हुआ है, बिल्कुल। बिल्कुल। That is artificial intelligence. In fact, if you ask this AI to convert it into a simple English language, वो भी आपको कर देगा। अगर आपको बहुत और अब तो ऐसा भी हाल है कि जब आप ये जनरेटिव एआई से आप चीजें बनवाते हो, उससे काम निकलवाते हो, अपना हलवे पकवाते हो, राइट? देयर आर अदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स दैट कैन ह्यूमनाइज इट। बिल्कुल। मतलब वो वहां से उठा के आप उस दूसरे वाले टूल में जाके डाल दोगे और आप उसे कहोगे कि मेक इट मोर ह्यूमनाइज्ड। एग्जैक्टली। तो वो उसको बहुत बेहतर वो कर देगा, बेहतर भी कर देता है। ये चीजें जितनी स्मार्ट हैं और जिनको जितना स्मार्टली इनको यूज जो है किया भी जा सकता है और करना भी चाहिए, उतना ही ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता, जिसे कहते हैं, आई डोंट नो इफ आई एम यूजिंग द करेक्ट वर्ड, उतनी चीजें ये हमारे लिए अजाब भी बनती चली जा रही हैं, अगर तो हम इनको सही तरीके से और करेक्ट डायरेक्शन में अगर हम यूज नहीं करें। इनफैक्ट आई वाज जस्ट सर्चिंग अबाउट दिस जीपीटी। अभी जो इन्होंने उसका जो एडवांस वर्जन है, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट, उसमें उन्होंने क्या डाल दिया है कि आपको थोड़ी सी पेमेंट, चैट जीपीटी तो आपका फ्री एक चीज चल रही है, मगर जो एडवांस वर्जन है, ऑब्वियसली अब उन्होंने बंदों को सबको वो तो बना दिया ना, आपको एडिक्शन तो हो चुकी है उसके साथ, वो आपके अंदर तो सिरिंज फेसबुक के तरीके से डाल दिया है, मगर आगे ऑब्वियसली अब उन्होंने कमाना है, फ्री सर्विस आपको कब तक देते रहेंगे। तो एडवांस वर्जन जो है उसमें आपने देखा होगा, उसमें आप सिर्फ क्लिप्स डालो,
वीडियोस डालो, वो आपको जो अभी लोग मेहनत से जो पूरे पूरे कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो मैं आप हम सब खुद भी हैं, जो हम पूरे पूरे सब कुछ कर रहे हैं, आप ये इसमें जीपीटी पे डालते हैं, वो आपको सारा कुछ वीडियोस बना के दे रहा है, आपको एड्स बना के दे रहा है, आपका सारा काम एम्प्लॉयमेंट, अल्लाह रहम करे जो अब आने वाला, अब जो हमारा आ रहा है जमाना, उसमें क्या कुछ होने वाला है, ये इंटेलिजेंस हमें कहाँ कहाँ तक बर्बाद करने वाली है। Well, this is a different topic. इंशाल्लाह ताला Exactly, हम it's a very interesting topic. इस पे भी बिल्कुल बात होनी चाहिए generative AI के ऊपर, whether it's a curse or does it complement us. तो इस पे definitely बात हो सकती है कि ये अजाब है या कोई नेमत है. I think it's both. It depends on how we use it. क्योंकि बहुत बहुत बुरा भी हो रहा है, generative AI बहुत बुरी तरह exploit हो रहा है, बहुत बुरी तरह exploit हो रहा है, लोगों की फेक वीडियोस हैं, लोगों की फेक अबडक्शन की स्टोरीज, यानी लोगों को कॉल्स आती हैं कि जी मैं बच्चे की आवाज में कॉल आई कि जी मामा मुझे बचा ले, मुझे पकड़ लिया किसी ने, इतने पैसे देते हैं फलाना, ये बोल रहे। There's a lot happening. आर्टिफिशियली जनरेटेड वो वॉइस कॉल होती है, बच्चा सही सलामत घर में ही जाए बैठा हुआ हो, लेकिन बैंक अकाउंट ले लिया आपका, कुछ कर लिया, माँ बाप ने पैनिक होके कुछ भी, मतलब देयर इज सो मच दैट्स गोइंग ऑन. And at the same time there's so much great that's going on. तो हमें I think it's a very good topic to talk about. बिल्कुल इस पे बात हो सकती है. We'll come back and definitely talk about it इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. कुछ अगर रह गया तो कुछ कहना चाहते हैं तो आप. I think अगर किसी का क्वेश्चन है तो I will take it up. Otherwise we'll wrap it up by saying that writing can only be improved by writing. I mean, I'm so sorry to say it that way, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है. अरे स्कूल में हम कितने नाराज होते थे, स्कूल में हम कितने नाराज होते जब टीचर कहती थी कि वो समर वेकेशंस के बाद आओ तो कहती थी 500 पेज आपने लिख कर लाने, इतनी गुस्सा आता था. अच्छा, उसमें अभी मजे की बात यह है ना कि मैंने उस पे स्क्रिप्ट पे तो बात ही नहीं की ना, यानी जो खत जिसको हम बोलते हैं, यानी खत का मतलब वो खत लेटर नहीं, खत का मतलब खत यानी स्क्रिप्ट. तो उस पे तो मैंने बात ही नहीं की क्योंकि वो तो वैसे ही आउट हो गया ना. तो टाइपिंग कर करके और फोन के ऊपर कर करके अब हमें तो लिखना आता ही नहीं है, तो वो तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. वो तो डिफरेंट बॉल गेम बन गई ना कि हैंड राइटिंग का क्या हिसाब किताब चल रहा है, वो तो एक डिफरेंट ही चीज हो गई. बट इट्स स्टिल इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मेक्स अस ह्यूमन. हम जो हाथ से लिखते हैं, you know, there are still people who love to receive letters and cards and, you know, handwritten notes, and they're very sentimental. So and it's also a type of writing. But I would say, to summarize everything, that writing would only improve when you write and when you read more. अगर आपने जिस टाइप की राइटिंग इंप्रूव करनी है उस टाइप का आपको रीड करना पड़ेगा कुछ. तो I think this must have been beneficial for a lot of people, I hope. Can you recommend any novels for my daughter? She's 11 years old. She can develop her. Of course. I think once we're done and I can go back to the chat, inshallah, जब ये live upload हो जाएगी ना. Ramsha, thank you for your question. I will inshallah put down some safe novel options, and I do understand कि इंग्लिश जो नॉवेल्स हैं और शॉर्ट स्टोरीज हैं ना, उनमें बहुत एहतियात चाहिए, स्पेशली जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है ना. इस पे भी अगेन बहुत बात हो सकती है. हमारा कंटेम्प्रेरी लिटरेचर जो है ना इंग्लिश का, वो तबाह हो चुका है because of the LGBTQ influence, because of, you know, there's so much crap. ये इवन के क्रिश्चियंस भी अपने बच्चों को यूं उठा के नहीं दे देते कोई कि पुत्र ये ले पढ़ ले जाके. पहले खुद पढ़ेंगे, स्कैन करेंगे, रिव्यूज उठाएंगे, उसके रिव्यूज चेक करेंगे कि काबिल भी है इसके कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा दूं या नहीं पढ़ाने के लिए दूं. तो you're very very right, Ramsha. I'm really glad that you've asked that question. मैं कुछ suggestions जो हैं वो डाल दूंगी इंशाल्लाह chat box में later, इंशाल्लाह. Hopefully you will benefit from them. Jazakallah khair for your time, Aisha. It was lovely talking to you. As ever, mashallah se. May Allah bless you. Reciprocated. इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपके तवस्सुत से इस तरह के प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे. जो लोग आयशा को फॉलो करना चाहते हैं तो ये आयल नगेट्स के ऊपर तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद हैं. इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, लिंक्डइन, हर जगह पे. TikTok पे नहीं हूँ मैं, unfortunately. I should be there, but I'm
not there. चलें, Too late for फौरन से TikTok. आज मैंने कह दिया आप टिकटॉक पे आ जाओ जनाब। WhatsApp बनानी पड़ेगी TikTok भी। Even I was कुछ not there, करके। but it is the It's needed. I know, I yes, understand. It's it is required. needed now. There's That's a why. major market is there actually. Instagram तो Yes, पुराना हो गया yes. बेचारा मिस्कीन। बिल्कुल, But even I yeah, was no, not there, inshallah. मगर जब मैंने देखा कि नहीं जी, उम्मे, you have to be there now. If you हाँ, नहीं, really you're want to right, you're walk in right. the market, cope up with the market, you have to be there. तो फिर वो भी You're बना right, लिया you're right. जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। तो और मुझे भी जो फॉलो करना चाहते हैं उम्मे इब्राहिम कुरैशी को टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, स्नैपचैट, यूट्यूब, हर जगह पे जी लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जो कर सकते हैं जनाब, अपना उंगलियां उठाएं और करना हाँ, शुरू। कौन सा पैसे लग रहे हैं भाई, कर दिया करो यार। तुम लोग पैसे लग रहे 28,000 के लोग बैठे हुए हो तो इतना कर तो लो। कर ही दो यार। टैप ही नहीं करना तुम लोगों ने। टैप and just do it. And inshallah, the point is that what I, at least for Fatima, for Ibrahim, I would say that at least you won't be disappointed कि कोई आपको हमेशा इंशाल्लाह बेनिफिशियल कंटेंट ही मिलेगा इब्राहिम के प्लेटफॉर्म से। दिस इज समथिंग दैट आई कुड डेफिनेटली एंडोर्स इंशाल्लाह, कि कुछ भी बुरा नहीं आपको मिलने वाला यहाँ से। इब्राहिम इज सच अ सेल्फलेस सोल। मैं इसलिए नहीं कह रही कि शी इज इनवाइटेड मी एज अ गेस्ट, बट बिकॉज़ आई नो हर। दिस इज समथिंग, बिकॉज़ द पॉइंट इज कि लोग खामोशी से, बिकॉज आई नो कि आप जितना दिखाती हो ना, जितना विजिबल हो, उससे बहुत ज्यादा पीछे छुप के कर रही होती हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे उन चीजों को। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि फिर विजिबिलिटी भी मिले और रिप्रेजेंटेशन भी मिले लोगों को। तो इस तरह के लोगों को ऑब्वियसली ऊपर लाना चाहिए। इसलिए मैं इब्राहिम को आप लोग फॉलो करें। मुझे भी कर ले, कोई मसला नहीं। मुझे भी कर ले। कर ले आप लोग फॉलो। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने लिखा। मेरे स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, कुछ मेरी सिस्टर्स आई हुई हैं। यू गाइस ट्यून्ड इन, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत अच्छा लगा। ये तो मैंने शुरू में कह दिया था, फैमिली सपोर्ट इज ऑलवेज देयर। मेरे सब बहन भाई भी आ चुके हैं माशाल्लाह इसके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भी बहन है। जज़ाकल्लाह खैर फॉर टाइम। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। याकुम अल्लाह ताला आसानियां दे, सारी पूरी उम्मत के लिए आसानियां करे अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखें, और सबकी इंग्लिश राइटिंग अच्छी हो जाए ताकि वो उसको अच्छे कामों के लिए यूज करें। And if you need help, you can reach out. And reach IELTS Nuggets. Reach IELTS Nuggets. Always there. Thank you. Jazakallah Alright, khair. Thanks Assalamu again. Assalamu alaikum alaikum. wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.